बोर्ड पे देखते रहे जी, उनका कुछ काम नहीं। चैप्टर 16 में इन दो वर्ड का मीनिंग समझना है जी। बहुत ही छोटा सा क्यूट सा चैप्टर है, प्रोविजंस एंड रिजर्व्स। समझते हैं इन दो वर्ड का मीनिंग? सबसे पहले सर लायबिलिटी। एग्जांपल लोन। एक नॉर्मल लायबिलिटी से क्या समझते हैं सर? कोई एक ऐसी लायबिलिटी जिसकी पेमेंट करनी है, ये चीज कंफर्म्ड है, और अमाउंट कितना पे करना ये भी कंफर्म है। जैसे कि लोन, जितने का लोन लिया उतना पैसा वापस देना। इंटरेस्ट को मैं लायबिलिटी नहीं बोल रहा, वो तो एक्सपेंस है ना। लोन जितने का था लोन उतना ही देना, अलग से इंटरेस्ट देना, बट इंटरेस्ट लायबिलिटी नहीं होता, वो एक्सपेंस होता है। और एग्जांपल बताइए लायबिलिटी। क्रेडिटर्स, गुड्स खरीदे हैं सर उधार में, तो पता है कितने गुड्स खरीदे हैं, बिल में लिखा हुआ है अमाउंट, तो पेमेंट करनी है, ये भी कंफर्म है। अमाउंट कितना पे करना ये भी कंफर्म है। इसको लायबिलिटी कहते हैं। बड़ा आसान है। हाँ जी, सिक्योरिटी। सिक्योरिटी क्या सर जैसे जब हम किसी को अपना रेंट पे देते हैं तो उससे थोड़े से पैसे सिक्योरिटी के लिए लेते हैं ना। हाँ जी, हम किसी से पैसे सिक्योरिटी पर ले रहे हैं, सिक्योरिटी डिपॉजिट रिसीव है ना। तो हम लैंडलॉर्ड हैं, टेनेंट से हमने कुछ एडवांस ले लिया एज अ सिक्योरिटी, तो उसमें भी रिफंड करना होता है पैसा, ये अमाउंट भी बताओ। कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस। बिल्कुल सही। प्रोविजन पे आते हैं सर। पेमेंट करनी है ये पता है, लेकिन अमाउंट नहीं पता। प्रोविजन इज सिमिलर टू लायबिलिटी, डिफरेंस इज दैट अमाउंट इज अनसर्टेन। अमाउंट अनसर्टेन सर ऐसे कैसे हो सकता है कि हमें किसी को पैसे देने हैं, ये तो पक्का पता है कि पैसे देने हैं, लेकिन अमाउंट नहीं पता देने। जैसे कि आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी बिल ऑफ मार्च, 31 मार्च को अकाउंट्स क्लोज कर रहे हैं, ईयर एंड हो रहा है, तो इलेक्ट्रिसिटी का एक्सपेंस भी रिकॉर्ड करना है मार्च का, लेकिन मार्च का बिल कभी मार्च में आता है, मार्च का इलेक्ट्रिसिटी बिल तो अप्रैल में आता है, तो मार्च का हमें अंदाजे से रिकॉर्ड करना पड़ेगा। तो उस वाले बिल को हम, उसके लिए हम प्रोविजन वर्ड इस्तेमाल करें। प्रोविजन और लायबिलिटी सर दोनों सेम बात है, इतना सा फर्क है कि प्रोविजन एक ऐसी लायबिलिटी है जिसमें अमाउंट हमें अंदाजे से लिखना पड़ता है, एग्जैक्ट नहीं पता होता। अब वो अंदाजा क्या रहेगा, वो पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। हो सकता है कि जो लास्ट ईयर मार्च का बिल था मैं वही बिल लिख लूँ इस साल, ये जो इस साल फरवरी में बिल आया उसको मैं प्रोपोर्शनेट 20 डेज की जगह 31 डेज का निकाल करके वो अमाउंट लिख लूँ। वो पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है, उसके लिए कोई स्पेसिफिक लॉ बना नहीं है इसका। समझ में आ गया जी? प्रोविजन फॉर इलेक्ट्रिसिटी बिल। और एग्जांपल देखते हैं सर। प्रोविजन फॉर टैक्स, चर्चा हो चुकी है जी पहले भी कि इंडिया में है सेल्फ असेसमेंट का कॉन्सेप्ट। गवर्नमेंट कहती है हमारे पास इतने एम्प्लॉइज नहीं, घर घर जाके आपका टैक्स कैलकुलेट करो और पैसा लेके खुद ही कैलकुलेट करो अपना टैक्स, खुद ही कैलकुलेट करो अपनी इनकम और खुद ही जमा कराओ। हम रैंडम बेस पे किसी का भी चेक कर लेंगे कि इनकम टैक्स कितना भरा है, और हमें डाउट हुआ तो आपका नोटिस भेज देंगे कि आपने टैक्स कम भरा हुआ है, आके जवाब दो कि आपने टैक्स कम क्यों भरा है, इंटरेस्ट पेनल्टी भरो। पर आप जाकर जवाब देंगे इनिशियल में टैक्स इतना ही बनता है, डिस्प्यूट चलेगा। इसके लिए इनकम टैक्स के लिए अलग कोर्ट होता है, पहले एपीलेट ट्रिब्यूनल होती है, फिर आगे हाई कोर्ट, फिर सुप्रीम कोर्ट। एक सीए एपीलेट ट्रिब्यूनल में एज अ लॉयर परफॉर्म करता है, अपने क्लाइंट की तरफ से केस डील करता है, और अगर उसके पास काफ़ी सारे क्लाइंट्स आ जाते हैं ऐसे, तो काफ़ी सीए करने के साथ साथ एलएलबी भी करते हैं, ताकि वो ऐसे केसेस हाई कोर्ट तक लेके जा सकें और अपने इनकम जनरेट करें। बेसिकली क्या होगा, मान लीजिए मेरे पास कोई क्लाइंट आता है, इनकम टैक्स का उसका डिस्प्यूट है, तो एपीलेट तक तो मैं जाऊंगा और केस लड़ूंगा उसके लिए, क्लाइंट के लिए।
और वो केस हार जाता है तो वो केस हाई कोर्ट में लड़ना चाहेगा, लेकिन हाई कोर्ट में मैं नहीं लड़ पाऊंगा क्योंकि मेरे पास एलएलबी की डिग्री नहीं है। तो मुझे किसी और अपने नोन लॉयर को ये केस हैंड ओवर करना पड़ेगा, फिर आगे की फीस वो रखेगा, है ना। तो अगर मेरे पास अच्छे खासे क्लाइंट है तो मैं सीए के बाद एलएलबी कर लूंगा ताकि हाई कोर्ट में मैं केस लड़ूं। समझ में आ रही बात? प्रोविजन फॉर टैक्स, तो हम जब टैक्स का पैसा जमा करते हैं, टैक्स का पैसा जमा करना होता है, हमें एग्जैक्ट नहीं पता कि वो सही मायने में फाइनल लायबिलिटी बननी है कि नहीं बननी है। हो सकता है नोटिस आ जाए कि ज़्यादा टैक्स बनना है, हो सकता है नोटिस आ जाए कम टैक्स बनना है, इसलिए इसको हम प्रोविजन वर्ड इस्तेमाल करते हैं। पेमेंट करनी है, ये कंफर्म है, अमाउंट कितना, ये कंफर्म है। क्लियर हो गई बात? माइंड में फिट हो गई सर? लायबिलिटी प्रोविजन सर 99% सेम होता है, 1% इतना सा फर्क है कि लायबिलिटी में हमें एग्जैक्ट अमाउंट पता होता है, प्रोविजन में अमाउंट एस्टिमेटेड होता है, अंदाजे से रिकॉर्ड किया जाता है। सही है जी? कौन ना इससे सिमिलर है, इसे डिस्कस कर रहा हूं, हमारे इस चैप्टर का पार्ट नहीं है। तो जो मैं क्रॉस और टिक लगाया क्या मतलब है? सर पेमेंट करनी भी पड़ सकती है, नहीं भी करनी पड़ सकती है, श्योर नहीं है कि पैसे देने हैं कि नहीं देने। अमाउंट कितना देना है हो सकता है पता, हो सकता है ना पता हो। एक ऐसी लायबिलिटी जिसमें पेमेंट करनी है कि नहीं करनी ये भी पक्का नहीं, पैसे कितने देने हैं ये भी पक्का नहीं। एग्जांपल होता है जी जब कंपनी पे केस चल रहा होता है, सूट अगेंस्ट कंपनी, कंपनी का प्रोडक्ट यूज करके कस्टमर के साथ कोई मिसहैपनिंग हो जाती है और उसने कस्टमर कंपनी पे केस किया हुआ, तो केस हार गए तो पैसे देने हैं, केस जीत गए तो पैसे नहीं देने हैं। तो पेमेंट करनी है या नहीं करनी कंफर्म नहीं है। जब वो केस करता है हम पर तो उसमें एक अमाउंट मेंशन करता है कि मुझे कॉम्पेंसेशन में 20 लाख रुपए चाहिए या 50 लाख रुपए चाहिए, तो इतना कॉम्पेंसेशन हो सकता है कोर्ट में जब जज में डिस्कशन हो तो जज को लगे कि जेन्युइन अमाउंट नहीं है, ये ज़्यादा मांग रहे हैं, कम कर दें, डिसाइड ये कर लें, या फिर वो ज़्यादा कर दें, उसको कुछ भी हो सकता है। तो अमाउंट कितना देना है ये भी कंफर्म नहीं, ठीक है जी। पेमेंट करनी है या नहीं करनी ये कंफर्म नहीं है, अमाउंट देना है कि नहीं देना ये भी कंफर्म नहीं है। सूट अगेंस्ट कंपनी, सूट मतलब केस, सही है जी। केस के बहुत एग्जांपल है, मैं एग्जांपल दिया कस्टमर ने प्रोडक्ट यूज करा, मिसहैपनिंग हो गई। और एग्जांपल क्या हो सकते हैं सर? जैसे हमारे कस्टमर ने हमें ऑर्डर दिया हुआ था और हमने ऑर्डर लेट डिलीवरी दी, उस वजह से मेरा कस्टमर कहता है कि आपको मैंने जो ऑर्डर दिया था वो आपके लिए तो फिनिश गुड्स है, हमारे लिए रॉ मटेरियल है। सुनना इस बात को, सपोज हमारी कंपनी है ये और हमारा कस्टमर है ये, अब हम इसको सामान सप्लाई करेंगे तो हमारे लिए तो वो फिनिश गुड्स है, रेडीमेड गुड्स है, इसके लिए वो रॉ मटेरियल हो सकता है अगर ये मैन्युफैक्चरर है तो। और रॉ मटेरियल हमारा जो हमारा उसको गुड्स बेच रहे हैं वो एज अ रॉ मटेरियल यूज करेगा, फैक्ट्री में लगाएगा और आगे उसको सामान बना करके बेचेगा। अब मेरे कस्टमर ने मुझ पे केस क्यों किया हुआ है? वो कहता है जी आपने लेट डिलीवरी दी 4 दिन, अब 4 दिन हमारे पास रॉ मटेरियल नहीं था, लेबर खाली बैठी रही, खाली बैठने की उनको तनख्वाह देनी पड़ी, सारा पैसा वेस्ट हुआ, वो आप कॉम्पेंसेशन दो। समझ आ रही बात? जब बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, करोड़ों के कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, तो बिल्कुल रिटर्न में एग्रीमेंट होता है हर चीज़ का। ये मेंशन होता है कि आपने लेट डिलीवरी दी है तो आप पे पेनल्टी लगेगी, पहले से मेंशन होता है एग्रीमेंट के अंदर। तो सर पहले से ही मेंशन है तो फिर केस किस बात का, फिर तो देनी है। इसमें हम ये कह सकते हैं कि जो डिले हुआ है ना वो हमारे कंट्रोल से बाहर था। एग्जाम्पल लॉकडाउन लग गया, ठीक बात है। एग्जाम्पल कुछ एरिया में दंगे चल रहे हैं, हम डिलीवरी दे नहीं पाए, मतलब ये तो हम पर केस कर रहा है कि भाई कॉम्पेंसेशन दो, एग्रीमेंट में लिखा हुआ था कि अगर आप डिले करोगे तो इतने रुपए पर डे पेनल्टी लगेगी, और हम ये अपनी रिक्वेस्ट रख रहे हैं कोर्ट में कि जी हमारी कोई गलती थी नहीं, कंट्रोल में हमारे था ही नहीं, हमारा सामान रेडी था, हमारा सामान तो रेडी था, हम दे नहीं पाए, लॉकडाउन लग गया, कैसे देते? तो हमारी कोई गलती नहीं है इसके अंदर। तो कोर्ट में केस सुना जाएगा, दोनों पक्षों की बात सुनी जाएगी, पता नहीं क्या डिसाइड होगा, पैसे देने पड़े या नहीं देने पड़े, कुछ भी हो सकता है। ऐसी लायबिलिटी को हम कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी कहते हैं। कॉन्टिंजेंट वर्ड का मीनिंग क्या होता है? विच इज डिपेंडेंट ऑन सम फ्यूचर इवेंट। ये अपने प्रोबेबिलिटी में भी पढ़ा होगा, मैथमेटिक्स में प्रोबेबिलिटी चैप्टर में भी ये वर्ड हमने पढ़ा होगा।
विच इज डिपेंडेंट ऑन सम फ्यूचर इवेंट, उसे कॉन्टिजेंट कहते हैं। सही, चलिए प्रोविजन वर्ड बहुत अच्छे से क्लियर हो गया है जी। एक ऐसी लायबिलिटी जो हमें देनी है फ्यूचर के अंदर, अमाउंट सर्टेन नहीं, अमाउंट सेट असाइड टू टेक अ लायबिलिटी इन फ्यूचर। सही, नोटिंग करने से फटाफट से फिर आगे बढ़ते हैं। नोटिंग इसकी स्किप कर दूं, आप रिकॉर्डिंग में से नोट कर लेंगे? यस सर। रिकॉर्डिंग में से नोट कर लीजिएगा, है ना। ध्यान से देखिए, इसका तो मीनिंग क्लियर हो गया है जी हमें। अब इसके मीनिंग पर आते हैं। एक बार प्रोविजन वर्ड देखते हैं, निकालिए चैप्टर। वन 103 पेज नंबर, सबसे ऊपर एक टेबल दी हुई है, सबसे ऊपर एक टेबल दी हुई है जी 103 पेज नंबर पर, रीड करेंगे। इसमें 4 कॉलम बनाए हुए हैं जी। पहला कॉलम सीरियल नंबर, दूसरा कॉलम बेसिस, तीसरा कॉलम रिजर्व और चौथा कॉलम प्रोविजन। आपको तीसरा कॉलम नहीं पढ़ना है, आपको पढ़ना है सीरियल नंबर, बेसिस और प्रोविजन, क्योंकि रिजर्व पढ़ाएंगे हम तक। पढ़े जी। पहला पॉइंट है नेचर, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। चार्ज का मतलब होता है नॉर्मल एक्सपेंस। जैसे एग्जांपल जैसे इलेक्ट्रिसिटी बिल भरना नॉर्मल एक्सपेंस है, टैक्स भरना नॉर्मल एक्सपेंस है। प्रोविजन किसी एक्सपेंस के लिए बनाया जाता है। ये चीज समझ पा रहे हैं आप? समझ पा रहे हैं ये चीज? दूसरा पर्पस क्या होता है इसका, क्यों बनाया जाता है प्रोविजन? टू मीट नॉन लायबिलिटी। नॉन वर्ड समझ पा रहे हो जी आप, कि हमें पहले से पता है। नॉन लायबिलिटी मतलब वो लायबिलिटी जो हमें पहले से पता है कि पैसे देने, अननोन लायबिलिटी नहीं है। सही है। तीसरा पॉइंट, इफेक्ट ऑन प्रॉफिट। प्रॉफिट इससे बढ़ेगा कि घटेगा? घटेगा। प्रॉफिट कम हो जाएगा, क्योंकि एक्सपेंस होने वाला है, उसके लिए मैं आज ही रिकॉर्डिंग कर रहा हूं। प्रॉफिट अफेक्ट होगा इससे। सही बात है। फोर्थ पॉइंट, नॉट इन्वेस्टेड। सुनिए ध्यान से। सर मार्च का इलेक्ट्रिसिटी बिल देना है, ये खर्चा है, इसको मैं आज ही रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो यूँ समझ लीजिए कि मेरे ऑफिस के अंदर 3 लाख रुपए रखे हुए हैं और मुझे लग रहा है कि 10,000 रुपए शायद बिल आ सकता है इलेक्ट्रिसिटी का। 10,000 रुपए मैं उसमें से अलग से निकाल रहा हूँ। अब मेरा प्रॉफिट 3 लाख की जगह 290 रह गया। 10,000 रुपए अलग से निकाल लिए। इस 10,000 रुपए को मैं ऑफिस में ही रखूंगा, जब बिल आएगा तब पे कर दूंगा। करेक्ट। ऐसा तो नहीं इस पैसे को मैं कहीं और इन्वेस्ट कर दूंगा। समझ में आ रही है बात? तो ये वाला पैसा, प्रोविजन वाला पैसा कहीं इन्वेस्ट नहीं किया जाता, क्योंकि कंफर्म है किसी ना किसी को देना है हमने। समझ आ रही है बात? तो लिखा हुआ है नॉट इन्वेस्टेड। पॉइंट नंबर 5, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अनयूटिलाइज्ड पार्ट। तो लिखा है कांट बी डिस्ट्रीब्यूटेड एज डिविडेंड। डिवाइड एट द एंड। सर कंपनीज में ड्राइंग्स को डिविडेंड कहते हैं। ड्राइंग्स हम लोग को अच्छे से पता है। जो पैसा दुकान से घर जाता है उसे ड्राइंग्स कहते हैं। जो पैसा घर से दुकान में आता है उसे कैपिटल कहते हैं। जो दुकान से घर में जाता है उसे ड्राइंग्स कहते हैं। तो कंपनीज में ड्राइंग्स वर्ड की जगह डिविडेंड वर्ड यूज किया जाता है। प्रोप्राइटरशिप में ड्राइंग्स वर्ड है, पार्टनरशिप में ड्राइंग्स वर्ड है, कंपनीज में डिविडेंड वर्ड है। प्रोप्राइटरशिप पार्टनरशिप में ओनर और मैनेजमेंट दोनों सेम होते हैं। जो बिजनेस का मालिक है वही बिजनेस चला रहा होता है, इसलिए उसके पास पूरी छूट है कि वो कभी भी जितना चाहे पैसा निकाल सकता है। तो ड्यूरिंग द ईयर एक्स नंबर ऑफ टाइम्स ड्राइंग्स हो सकती है। कंपनीज में मैनेजमेंट और ओनरशिप सेपरेट। ओनर शेयर होल्डर्स होते हैं, मैनेजमेंट डायरेक्टर्स के हाथ में होती है, इसलिए ओनर्स के पास ये राइट नहीं है कि वो जब चाहे ड्राइंग्स कर ले। तो ईयर एंड में डायरेक्टर्स डिसाइड करते हैं कि कितना प्रॉफिट का पोर्शन हमें एज अ ड्राइंग्स बांट देना चाहिए। इसलिए इसको हम ड्राइंग्स वर्ड की जगह डिविडेंड वर्ड यूज करते हैं, जो डिवाइड होता है साल के एंड। ठीक। तो ऐसे पूरे साल में पैसा नहीं मिलता होगा? नहीं, 1 रुपया नहीं मिलता पूरे साल।
हालांकि कंपनी को अगर साल के बीच में ही बहुत अच्छा मुनाफा लग रहा है तो साल के बीच में भी डिविडेंड बांटा जा सकता है, उसे इंटरिम डिविडेंड कहते हैं। चलिए, कंपनी हमारे कोर्स के अंदर नहीं है जी, 12th क्लास में पढ़ेंगे। वापस सुनिए जी, टॉपिक में क्या समझाया जा रहा है, सुनिए ध्यान से। सर कोई पैसा मैं किसी को देने के लिए निकाले थे, 10,000 रुपए का इलेक्ट्रिसिटी बिल के लिए एग्जांपल दिया था मैंने कि 3 लाख रुपए का प्रॉफिट है, इसमें से मैंने 10,000 रुपीज निकाल लिए अलग से इलेक्ट्रिसिटी बिल भरने के लिए। अब इलेक्ट्रिसिटी बिल मान लीजिए 9,000 रुपए आया, तो 1,000 रुपए बच गया, तो 1,000 रुपए ऑफिस का ही है वो, जिसको मैंने खर्चा मान लिया था। ठीक बात है, उसे घर लेके नहीं जा सकता, पर्सनल प्रॉफिट नहीं हो गया उसका। ठीक है, इट कांट बी डिस्ट्रीब्यूटेड एज डिविडेंड। जो पोर्शन बच गया, अनयूटिलाइज्ड पोर्शन, ये समझ पा रहे अनयूटिलाइज्ड कैसे हुआ? क्योंकि जो 10,000 रुपए निकाले थे हमने वो अंदाजे से निकाले थे। ये चीज स्टार्टिंग में बता दी थी मैंने कि प्रोविजन में जो अमाउंट होता है वो एस्टिमेटेड होता है। मैंने अंदाजे से कैलकुलेट करा कि शायद 10,000 रुपए बिल आएगा, 10,000 रुपए अलग से निकाल लिया प्रॉफिट में से। एक्चुअल में बिल 12-13 हजार भी हो सकता है, एक्चुअल में बिल 8-9 हजार भी हो सकता है। इसकी अकाउंटिंग कैसे होगी वो इस चैप्टर के अंदर पार्ट नहीं है कि कैसे डेबिट क्रेडिट क्या करेंगे, वो हम फाइनल अकाउंट चैप्टर के अंदर सीखेंगे। अभी ये सीख रहे हैं कि 10,000 अगर हमने निकाले थे और उसमें से सिर्फ 8,000 या 9,000 ही यूटिलाइज हुए, 1-2 हजार रुपए बच गए, तो वो पर्सनल प्रॉफिट नहीं है ओनर का जो अपने घर ले जाए। ठीक है जी, लिखा हुआ इट कांट बी डिस्ट्रीब्यूटेड एज अ डिविडेंड। सही है जी। और थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा 10 की जगह 11,000 आए उसकी अकाउंटिंग पता चली ना, टर्म फाइनल अकाउंट सीखेंगे अकाउंटिंग। हम यहाँ पे सिर्फ अनयूटिलाइज्ड पार्ट की बात कर रहे हैं। पॉइंट नंबर 6 है जी कंपल्सन। ऑप्शनल है कि कंपलसरी है? सर मार्च के इलेक्ट्रिसिटी बिल मार्च में ही रिकॉर्ड करना ऑप्शनल है कि कंपलसरी है? ऑब्वियसली कंपलसरी है। अकाउंट्स में ऑप्शनल क्यों रखेंगे कोई चीज? ठीक बात है, अकाउंटिंग अगर ऑप्शनल होने लगी तो कोई क्यों करेगा? प्रेजेंटेशन करंट लायबिलिटीज। देखो 11th क्लास में ध्यान से देखिए जी, प्रोप्राइटरशिप है। प्रोप्राइटरशिप माने एक सिंगल ओनर है। अब मान लीजिए मैं अपने इंस्टीट्यूट की अकाउंट्स बनाता हूँ, सी आशीजन्स एडवोकेट इंस्टीट्यूट के नाम से रजिस्टर्ड है ये फर्म, मैं उसका प्रोप्राइटर हूँ, तो मैं अपनी बैलेंस शीट बनाऊंगा, अपनी पीएनएल बनाऊंगा, कितने लोग देखेंगे उसे? सिर्फ मैं देखूंगा? मतलब फाइनल अकाउंट जो है प्रोप्राइटरशिप के केस में सिर्फ प्रोप्राइटर ही देखता है। ठीक बात है, लेकिन जहां बात आ जाती है कंपनीज की, तो कंपनी में हजारों लाखों इन्वेस्टर्स होते हैं, उसकी बैलेंस शीट, उसके फाइनल अकाउंट वो हजारों लाखों लोग देखते हैं। ठीक बात है, तो प्रोप्राइटरशिप में इनर कॉलम मतलब कि बैलेंस शीट जो फाइनल अकाउंट होते हैं उसका इंटरनल फॉर्मेट जो होता है उसमें फिक्सेशन नहीं है, मतलब फिक्स नहीं है कि यही एग्जैक्ट फॉर्मेट होना चाहिए, छूट दे रखी है कि अब जैसे मर्जी बना। फिर रिपीट करता हूँ, फाइनल अकाउंट में सीखेंगे। जैसे ये बैलेंस शीट है हमारी, यहाँ पर आती है एसेट्स, यहाँ पे कैश भी आएगा, यहाँ पर बैंक भी आएगा। अब मान लीजिए मैं अपने अकाउंट्स बना रहा हूँ, मैंने कैश पहले लिखा बैंक बाद में लिखा, ये बना रहा है अपना प्रोप्राइटरशिप का, इन्होंने बैंक पहले लिखा कैश बाद में लिखा, कोई बात नहीं, फर्क ही नहीं पड़ता। रीजन क्या है? देखने वाले लोग कितने हैं। समझ आ रही बात? सिंपल सी बात सर, अगर हम घर में बैठे हुए हैं तुम जैसे मर्जी कपड़े पहन सकते हैं, मैच नहीं भी हो रहे तो भी ऐसे ही पहन लिए, पुराने हैं तो भी पहन लिए। ठीक बात है, क्योंकि घर में देखना ही हमने, सिर्फ हमारी फैमिली मेंबर ने देखना है हमको, वो किसी ने तो देखना नहीं। लेकिन जब पार्टी में जाते हैं तो पता है काफ़ी लोग देखेंगे, तो अच्छे से ड्रेसअप होके जाते हैं क्योंकि सबने देखना है। सेम कॉन्सेप्ट है जी बैलेंस शीट का, फाइनल अकाउंट। कंपनी के फाइनल अकाउंट काफ़ी लोगों ने देखने, इसलिए अच्छे से ड्रेसअप होना चाहिए। इसलिए कंपनीज में जो फाइनल अकाउंट होते हैं उसकी ना एक एक हेडिंग, एक एक सब हेडिंग बिल्कुल फिक्स्ड, वही सीक्वेंस चलेगा, एग्जैक्ट वही चलेगा। तो जो प्रोविजन है ये बैलेंस शीट के अंदर एक करंट लायबिलिटी नाम से हेडिंग आती है, उसके अंदर दिखाया जाता है। 12th क्लास में अकाउंट्स की 3 बुक्स हैं, उसमें जो तीसरी बुक है उसका जो पहला चैप्टर है, उस चैप्टर के अंदर सिर्फ यही है कि आपको फाइंड कंपनी की बैलेंस शीट और कंपनी का जो स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल है उसकी आपको हेडिंग, सब हेडिंग लर्न करनी है। मतलब आपको 50 आइटम दे दी जाएं तो आप बता सको ये कौन सी हेडिंग में आएगा, ये कौन सी सब हेडिंग में आएगा। इंटरनल फॉर्मेट बेसिकली हमें लर्न करना है उस चैप्टर के अंदर। ये काम सिर्फ कंपनी में है, प्रोप्राइटरशिप में नहीं है, पार्टनरशिप में नहीं। ठीक, तो हमने क्या सीखा सर इस पॉइंट से कि हेडिंग जो है वो करंट लायबिलिटी के अंदर आता है प्रोविजन। अभी तो आपको लर्न नहीं करना पड़ेगा, जब आप 12th क्लास में आएंगे तो समझ में आ जाएगा, अच्छा हमने पढ़ा था कि करंट लायबिलिटी के अंदर आता है। जैसे आपने कंपल्शन, कंपल्सरी
उसमें जैसे मार्च का बिल मार्च में रिकॉर्ड करना है, लेकिन ये सिर्फ एक्रूअल बेसिस में होता है, कैश बेसिस में तो जब पेमेंट करते हैं तभी रिकॉर्ड। देखिए अक्रूवल में और कैश में आपको ये भी बताया गया था, जो प्रिजम्पशन होती है ना वो अक्रूवल की होती है, ठीक बात है। इनका डाउट ये है कि सर मान लीजिए हम कैश बेसिस फॉलो कर रहे हैं, चैप्टर 4 में पढ़ाया जी आप लोगों ने, अगर हम कैश बेसिस फॉलो कर रहे हैं अगर, तो जब इलेक्ट्रिसिटी बिल जब आएगा तभी रिकॉर्ड करेंगे, हम तो रिकॉर्ड ही नहीं करेंगे वरना, बिल्कुल सही। तो उस केस में प्रोविजन बन जाएंगे। आगे एग्जांपल दे रखे हैं जी, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, प्रोविजन फॉर टैक्स। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स क्या है जी, देखिए पैसे आने वाले फ्यूचर में अगर हमारे मर सकते हैं, हमें ऐसा लग रहा है, बैड डेट्स हो सकते हैं, हमें ऐसा लग रहा है, तो इसलिए हम इसके लिए आज ही प्रॉफिट में से पैसा निकाल लेते हैं। फिर समझते हैं। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, ये क्या है, ये है फ्यूचर बैड डेट्स। सर फाइनल अकाउंट चैप्टर कर रहे हैं, मान लीजिए सॉल्व हम 10 लाख रुपए की मैंने सेल इस साल करी है, खर्चे वर्चे लिखे, प्रॉफिट आ गया मान लीजिए 3 लाख रुपए। इस जो 10 लाख की सेल करी है उसमें काफी हद तक सेल उधार वाली है, उसमें काफी लोगों ने अब तक पैसा दिया भी नहीं है। तो मेरा पास्ट एक्सपीरियंस ये कहता है कि लगभग 5% लोग हमारा पैसा मार लेते हैं। पास्ट एक्सपीरियंस ये कहता है कि लगभग हर साल 5% लोग पैसा मार लेते हैं। साल के एंड में मान लीजिए टोटल 1 लाख रुपए के डेटर्स है, तो लगभग 5,000 रुपये मर सकते हैं। तो आज ही इसको नुकसान मान लो 5,000 रुपए का, और प्रॉफिट कम शो करो। दिस इज प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, प्रोवाइड करना। अगेन अमाउंट अंदाजे पर है, एग्जैक्ट कितने पैसे मरेंगे तो हमें मालूम नहीं, तो एस्टिमेटेड अमाउंट है, इसलिए प्रोविजन वर्ड इस्तेमाल किया हुआ है। और प्रूडेंस कॉन्सेप्ट ने सिखाया है हमें चैप्टर नंबर 3 में, ये फ्यूचर में होने वाले लॉसेस को अभी रिकॉर्ड कर लो, प्रॉफिट्स को नहीं। तो ये लॉस है जो फ्यूचर में होने वाला है, हमें लग रहा है, इसलिए हमने इसको आज ही रिकॉर्ड कर लिया। ये 3 एग्जांपल हैं प्रोविजन के। हाँ जी सर, जैसे हमें पता है कि राम हमसे वो लेके गया सामान 5,000 को उधारी में, तो फिर हमने सेल रिकॉर्ड करी 5,000 की, लेकिन एग्जैक्ट तो हम उसका बिल टैक्स लिखेंगे ना जितने का हमने उससे खरीदा था, प्रॉफिट ऐड करके थोड़ी लिखेंगे। इससे 5,000 का प्रॉफिट। तो इनका डाउट ये है कि सर मान लीजिए आपने कस्टमर को 1 लाख रुपए का सामान बेचा, सेल करी, और ये कस्टमर हमारे पैसे मार लेता मान लीजिए, ठीक है, तो आप कहते हो कि बैड डेट्स नाम का नुकसान हो गया 1 लाख रुपए का, ठीक बात है। इनका डाउट ये है कि सर ये 1 लाख का सामान बेचा था, कॉस्ट तो कम थी, सपोज कॉस्ट इसकी 80,000 थी, सेलिंग प्राइस 1 लाख था, तो आप नुकसान 80,000 बोलो ना, आप नुकसान 1 लाख क्यों बोल रहे हो? ये डाउट समझ पा रहे हैं सभी कि हमने सामान 80,000 वाला 1 लाख में बेचा उधार, और कस्टमर ने हमारे पैसे मार लिए, तो हम बैड डेट्स नाम का नुकसान 1 लाख से रिकॉर्ड कर रहे हैं। ऐसा क्यों कर रहे हैं, 80,000 से क्यों नहीं कर रहे? समझते हैं। जब ईयर का एंड आता है सर, तो उस टाइम हम ट्रेडिंग और P&L नाम से अकाउंट बनाते हैं, तो हम वो सीखेंगे फाइनल अकाउंट में। परचेज करा सर हमने 80,000 का, सेल करा हमने उसको 1 लाख का, परचेज अलग से रिकॉर्ड करेंगे एज एन एक्सपेंस, सेल अलग से रिकॉर्ड करेंगे एज अ रेवेन्यू। फिर मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ कि मेरे 1 लाख रुपए मर गए, बैड डेट्स हो गए, नुकसान हो गया 1 लाख का। फाइनल अकाउंट में ना डेबिट साइड में सारे एक्सपेंस लॉस आते हैं और क्रेडिट साइड में सारी इनकम आती है, तो मैं 1 लाख रुपए का जो बैड डेट्स हो गया वो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। अब इसको बैलेंसिंग फिगर करके देखो, एक्चुअल में 80,000 का नुकसान तो हुआ, चेक करके देखो भाई, मैंने डेबिट में 1 लाख लिखा, क्रेडिट में 1 लाख लिखा, कैंसिल हो गया है, तो अल्टीमेटली एक्सपेंस तो 80,000 ही हुआ। देखो उसके पीछे रीजन क्या होता है, गुड्स एक ऐसी चीज है जिसकी कॉस्टिंग निकालना ना इतना इजी नहीं है। गुड्स हम रॉ मटेरियल खरीद के लाते हैं, उसको मैन्युफैक्चरिंग करके बनाते हैं, सेलिंग का खर्चा अलग होता है, परचेज के टाइम का किराया अलग होता है,
मतलब हम सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट वाला एलिमेंट जो निकालना चाहते हैं वो इतना इजी नहीं होता निकालना, इसीलिए हम ट्रांजैक्शन वाइज प्रॉफिट एलिमेंट नहीं निकालते। पूरी ट्रांजैक्शन को एक्सपेंस बोलते हैं अगर परचेज किया है, तो पूरी ट्रांजैक्शन को इनकम बोलते हैं अगर सेल करा है। ईयर के एंड में ही ऑटोमेटिकली सारी चीज़ें हम सारे एक्सपेंस डेबिट में लिख देते हैं, सारे इनकम क्रेडिट में लिख देते हैं, अपना प्रॉफिट बुक हो जाता है। हम 1 लाख को उसी टाइम स्प्लिट क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि पॉसिबल नहीं है सर, कॉस्ट कितनी उसमें, इसमें किराया भी लगा होगा। 1 लाख की सेल पूरी रिकॉर्ड कर दी होगी हमने, उसको 1 लाख का बैड से रिकॉर्ड कर दिया, तो ऑटोमेटिकली ये इनकम और ये एक्सपेंस गायब हो गया। जो गुड्स खरीदे थे वो बिके, पैसा मर गया, तो 80,000 का नुकसान हुआ, ऑटोमेटिकली 80,000 बुक हो गया। सही है जी, सबको क्लियर हो गया जी? प्रोविजन वाला वर्ड, प्रोविजन वर्ड इज अ लायबिलिटी, फ्यूचर लायबिलिटी है, अमाउंट सर्टेन नहीं है, बाकी अदरवाइज ये नॉर्मल लायबिलिटी की है, कंपलसरी नेचर है, अगर पैसा बच गया तो घर नहीं लेके जा सकते क्योंकि पर्सनल प्रॉफिट नहीं है। करंट लायबिलिटी नाम की हेडिंग के अंदर इसको लिखा जाता है। एग्जाम्पल आ सकते हैं एमसीक्यू में कि 4-5 एग्जाम्पल दे दिए, इसमें से बताओ प्रोविजन कौन सा। पढ़ सकते हैं अगले टर्म पर। ध्यान से देखिए बोर्ड पर। सर ओनर जो पैसा लगाता है बिजनेस में वो प्रॉफिट के लिए लगाता है। 10 लाख रुपीज में लगा रहा हूँ, सपोज 10% का प्रॉफिट भी अगर मुझे हुआ तो 1 लाख रुपए हर साल मुझे प्रॉफिट के यहाँ से मिलेंगे, इसलिए ओनर पैसा लगाता है। प्रॉफिट हो गया सर 1 लाख मान लीजिए, प्रॉफिट क्योंकि ओनर का होता है, इस प्रॉफिट को कैपिटल में ऐड कर दिया जाता है। थोड़ा बहुत जिसने अकाउंटिंग क्वेश्चन कर रहा है उसको अच्छे से पता है, अकाउंटिंग क्वेश्चन चैप्टर में हम सारे प्रॉफिट कैपिटल में ऐड कर देते हैं, इसलिए नहीं करा वो आगे जाके करेंगे। ध्यान से देखिए, अब ओनर जो है वो हम अकाउंटेंट से कहता है कि 1 लाख का जो प्रॉफिट हुआ है ना, ये पूरा का पूरा कैपिटल में ऐड मत करो, थोड़ा सा पोर्शन ही पे रख रहने दो बिजनेस के अंदर, हो सकता है अगले साल लॉस हो जाए, इस वजह से 40,000 सर रिटेन कर लिए और 60,000 का प्रॉफिट ये हमने ओनर को दे दिया, इसके कैपिटल में ऐड कर दिया। सही है जी। अब इस 40,000 को हम टर्म देते हैं रिजर्व, फ्यूचर के लिए बचा के रख लेना। स्कूटर में भी आता था जी पहले रिजर्व, पेट्रोल अगर खत्म हो जाए तो स्कूटर को रिजर्व में डाल लीजिए, तो कितना चल जाएगा कि आप पेट्रोल पंप तक तो पहुंच जाएंगे। तो रिजर्व क्या है सर, प्रॉफिट में से थोड़ा सा पार्ट हमने डाल लिया बिजनेस के अंदर कि अगर फ्यूचर में लॉस हुआ तो यहाँ से कॉम्पेंसेट कर लेंगे, सेट ऑफ कर लेंगे। सिंपल सी बात सर कि मान लीजिए आपके जैसे बिजनेस चल रहा है, डैडी का बिजनेस है, मान लीजिए शॉप है, और नॉर्मली 50,000 रुपये कमाते हैं वो महीने में, इस महीने सपोज 60,000 कमा लिए, तो कोशिश करेंगे तो 10,000 रुपये एक्स्ट्रा कमाना है वो दुकान में ही छोड़ दूँ मैं, हो सकता है नेक्स्ट मंथ 50 की जगह 40,000 इनकम रह जाए, तो कॉम्पेंसेट हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। समझ में आ रही है बात? रिजर्व की चीज़ है। अब बात करें सर पांचों में से, एसेट, लायबिलिटी, कैपिटल, रेवेन्यू, एक्सपेंस। एक लाख रुपए ओनर को लेने थे, इसने अपनी मर्जी से 40,000 रुपये यहाँ छोड़े, किसी का पैसा, खुद का पैसा, एसेट बुलाया, ओनर बुलाएगा इसको एसेट, रिजर्व एसेट है, एक ओनर बुलाएगा इसको, ठीक। अब बन जाते हैं राम स्टोर। 1 लाख रुपए हमें देने थे और सामने वाले जिसको मैं जो पैसे देने थे वो कहता है 40,000 रुपये भी रहने तो बाद में ले लूंगा, मतलब हमारे पास किसी और का पैसा रखा हुआ, इट्स अ लायबिलिटी। राम स्टोर के लिए रिजर्व लायबिलिटी। 99% स्टूडेंट्स को ये रटा हुआ है कि रिजर्व लायबिलिटी होता है, 99% स्टूडेंट्स को रटा होता है कि लायबिलिटी है, और 100% स्टूडेंट को ये नहीं पता कि लायबिलिटी क्या है।
किसी से पूछो लायबिलिटी क्यों है, तो फिर आंसर नहीं दे पाता कोई भी स्टूडेंट। बट रिजर्व देखो समझो कि सर मेरे पास 1 लाख रुपए रखे हुए हैं, मैं उसे खर्च ना करके उसमें कुछ पैसा जोड़ रहा हूँ फ्यूचर के लिए, इसको रिजर्व बोल रहा हूँ। तो ऐसा समझ में आ रहा है सर, तो फिर एसेट होना चाहिए। अगर मैं पैसा जोड़ रहा हूँ फ्यूचर के लिए तो ये तो एसेट होना चाहिए, लायबिलिटी क्यों बोल रहे हैं इसको? तो जिसका पैसा है वो तो एसेट बोलेगा, समझ आ रही है बात? और हम बिजनेसमैन हैं, हम बिजनेसमैन नहीं, हम बिजनेस हैं। वी आर द अकाउंटेंट ऑफ द प्रोप्राइटरशिप, वी आर नॉट द अकाउंटेंट ऑफ प्रोप्राइटर, वी आर द अकाउंटेंट ऑफ प्रोप्राइटरशिप। हमारे पास तो किसी और का पैसा रखा, इसलिए हम उस रिजर्व को लायबिलिटी बुलाते हैं। ध्यान रहेगा जी? तो रिजर्व एसेट भी है, रिजर्व लायबिलिटी भी है। ओनर के लिए एसेट है और बिजनेस के लिए लायबिलिटी है। हम अकाउंटेंट ओनर के नहीं होते, हम अकाउंटेंट बिजनेस के होते हैं। इसलिए कोई पूछे रिजर्व क्या होता है तो लायबिलिटी जवाब देंगे, एसेट नहीं। ठीक है? हाँ जी सर, तो 60,000 जो प्रॉफिट है वो भी तो कैपिटल में ऐड होके सर, वो भी तो लायबिलिटी होती है ना? हाँ बिल्कुल लायबिलिटी बन गया, इसलिए रिजर्व नहीं बना, इसकी चर्चा नहीं कर रहा मैं। इसलिए इस चैप्टर में रिजर्व वर्ड है, इसलिए उसकी चर्चा कर रहा हूँ बस। सर लेकिन अकाउंटिंग के क्वेश्चन में कंसीडर हो गया कि ऐड कर देते कैपिटल में। नहीं, रिजर्व वाला ना उस चैप्टर के अंदर आया ही नहीं। क्वेश्चन में क्या लिखा होता है प्रॉफिट का कुछ पार्ट रिजर्व बनाना है, तो लायबिलिटी में अलग कैटेगरी बनाते हैं रिजर्व के अंदर। सर तो इसे तो हम कंपनी की जगह कंपनी के नाम पे जो अकाउंट है उसमें भी जमा कर सकते हैं। ये ना कैश नहीं होता, नॉन कैश होता है। देखो कंपनी में जो प्रॉफिट होता है उसको समझने के लिए आप कैश समझ सकते हो, लेकिन प्रॉफिट और कैश इक्वल नहीं। कंपनी में प्रॉफिट 3 लाख का हुआ है, मतलब सारे खर्चे सारे इनकम को कंपेयर करो तो 3 लाख रुपए प्रॉफिट आ रहा है। इट डजंट मीन कि कैश भी 3 लाख ही होगा, हो सकता है कैश 1 लाख, हो सकता है कैश 10 लाख, क्योंकि इनकम कैलकुलेट करते हैं एक्रूअल बेसिस पर। जैसे कुछ खर्चे ऐसे भी लिखे हुए जो पे ही नहीं करे, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस होते हैं, है कि नहीं? सेल लिखी हुई हमने इनकम में लिखा हुआ है, लेकिन उधार बेचा पैसे नहीं मिलेगा, तो कैश और प्रॉफिट दोनों बराबर नहीं होते। क्लियर हो पा रही है ये बात? जो पहले वाली टेबल दे रखी है उसमें टोटल 4 कॉलम है जी, सीरियल नंबर, बेसिस, रिजर्व और प्रोविजन। आपको चौथा कॉलम नहीं पढ़ना, पहले 3 कॉलम पढ़ना है। नेचर, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। एप्रोप्रिएशन वर्ड का मीनिंग होता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। जितना भी मैंने ग्रीन कलर से लिखा हुआ है ना, वो आंसर का पार्ट नहीं है, वो आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए लिखा हुआ है। जो एग्जाम के लिए है वो ब्लैक कलर वाला पार्ट। एप्रोप्रिएशन मींस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, प्रॉफिट का बंटवारा। सर मान लीजिए मेरी सैलरी 50,000 रुपए है, मैं उसमें से 10,000 रुपए सेव करना चाहता, 10,000 रुपए की एफडी करना चाहता हूँ, 10,000 रुपए अपने पास जोड़ना चाहता हूँ, तो ये प्रॉफिट का बंटवारा है। प्रॉफिट होगा तो नहीं होगा, वरना नहीं होगा। ठीक बात है? सेकंड पर्पस, स्ट्रेंथन द फाइनेंशियल पोजीशन। अगर आज मैं अपने पास सेविंग कर रहा हूँ, अगर मैं पूरी सैलरी नहीं उड़ा रहा हूँ, तो मैं अपनी पोजीशन स्ट्रांग कर रहा हूँ, फ्यूचर के लिए खुद को रेडी कर रहा हूँ, फाइनेंशियली स्ट्रांग हो जाऊंगा खुद। कल को अगर जॉब चली गई, किसी कई महीनों तक नहीं मिली, तो भी घर खर्च में दिक्कत नहीं आएगी। इसका फायदा ये होगा। लॉकडाउन में बहुत सारे बिजनेसेस बंद हुए हैं। बिजनेस कौन से बंद हुए हैं? जो फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं थे, उन्होंने इतना बैकअप नहीं रखा हुआ था कि जब इनकम बहुत कम हो जाए और फिक्स खर्चे चालू हों तो भी वो सरवाइव कर पाए। तो स्ट्रेंथन करने के लिए खुद की पोजीशन के लिए रिजर्व क्रिएट किया जाता है। थर्ड, इफेक्ट ऑन प्रॉफिट। प्रॉफिट इफेक्ट नहीं होता इससे, समझिए ध्यान से। सर सैलरी मेरी 50,000 रुपए है, मैं उनमें से 40,000 खर्च कर रहा हूँ, 10,000 की एफडी कर रहा हूँ, या फिर 50,000 सैलरी है, 30,000 खर्च कर रहा हूँ, 20,000 की एफडी कर रहा हूँ। दोनों ही केसों में सैलरी तो 50,000 ही है। मतलब प्रॉफिट इफेक्ट नहीं होता रिजर्व से, क्योंकि प्रॉफिट होने के बाद डिसाइड किया जाता है कि रिजर्व बनाएं कि ना बनाएं। ठीक बात है? प्रॉफिट होने के बाद डिसाइड किया जाता है कि रिजर्व बनाएं कि ना बनाएं, इसलिए प्रॉफिट इफेक्ट नहीं होता रिजर्व की वजह से। मे और मे नॉट बी इन्वेस्टेड। सर 50,000 रुपए सैलरी है मेरी, 40,000 रुपए ने खर्च कर दिए, 10,000 रुपए सेव कर लिए। अब 10,000 रुपए सेव करके घर में रखे रहने दूं, मेरी मर्जी। 10,000 रुपए की एफडी कर दूं, मेरी मर्जी। 10,000 रुपए का गोल्ड खरीद लूं, मेरी मर्जी। मतलब इन्वेस्ट कर भी सकते हैं इस पैसे को और इन्वेस्ट नहीं भी कर सकते, ये मर्जी। सही? कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड एज डिविडेंड।
एग्जाम्पल वापस याद कीजिए सर, ओनर ने कहा था 1 लाख रुपए हैं, मुझे अभी सिर्फ 60,000 कैपिटल में डाल दो, 40,000 रुपए रहने दो रिजर्व के रूप में। उससे कल उसका मूड बदल जाए तो 40,000 रुपए वापस मेरे को चाहिए, तो ले सकता है उसी का पैसा, ठीक है ना। ओनर का खुद का पैसा है ये, वो जब चाहे ले सकता है। तो रिजर्व को एज अ डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता है, ठीक है। सेविंग करना कंपलसरी होता है क्या? नहीं भाई, 50,000 रुपए सैलरी है मेरी, मैं कोई सेविंग नहीं कर रहा, पूरे 50,000 उड़ा देता हूँ, तो कौन सा कानून मना के रोकेगा? ठीक बात है, कंपलसरी नहीं होता रिजर्व बनाना, ऑप्शनल है। हेडिंग है जी इसकी रिजर्व्स एंड सरप्लस, लायबिलिटी साइड में हेडिंग आती है इसकी रिजर्व्स एंड सरप्लस के नाम से, उस हेडिंग के अंदर लिखा जाता है। अभी तो 11 में आपको रटना ही पड़ेगा। एग्जांपल दिया हुआ है जनरली, अभी काफी एग्जांपल पढ़ेंगे। क्लियर हो गई ये बात? हमने क्या सीखा सर अब तक? रिजर्व वर्ड का मीनिंग सीखा, प्रोविजन वर्ड का मीनिंग सीखा। दोनों में ही ना, देखो दोनों केसों में प्रॉफिट में से थोड़ा सा पैसा अलग करते हैं फ्यूचर के लिए, दोनों में ये सिमिलैरिटी है, इसलिए इसमें डिफरेंस दिया हुआ है। दोनों ही केसों में प्रॉफिट में थोड़ा सा अमाउंट हम अलग रख लेते हैं, फ्यूचर के लिए रखते हैं, दोनों में ये सिमिलैरिटी, बाकी सब डिफरेंस है। प्रोविजन में तो सर किसी को पैसे देने हैं इसलिए साइड रख रहे हैं हम पैसा, और रिजर्व में हम पैसा जोड़ रहे हैं इसलिए साइड में रख रहे हैं। रिजर्व बनाना ऑप्शनल है, प्रोविजन कंपलसरी है। रिजर्व का पैसा हम जब चाहें इस्तेमाल कर लें अपने पर्सनल काम के लिए, प्रोविजन का पैसा इस्तेमाल नहीं करना। प्रोविजन क्योंकि लायबिलिटी है तो करंट लायबिलिटी हेडिंग है, रिजर्व एंड सरप्लस की हेडिंग है। एग्जांपल डिस्कस हो चुके हैं इसके, क्लियर हो गई ये बात? सर जैसे हमने 10,000 प्रोविजन रख लिया बिजली का बिल, ठीक है, और 10,000 पानी का बिल रख लिया, ठीक है। लेकिन बिजली का बिल आया 12,000 और पानी का बिल आया 8,000, तो हम 2,000 पे कंपनसेट कर सकते हैं उसके साथ बिजली के बिल? नहीं, दोनों सेपरेट अकाउंट है, हम ऐसे नहीं कर सकते। और कुछ पूछ रहा था कोई? सरप्लस का मतलब क्या हुआ? सरप्लस का मीनिंग होता है जब प्रॉफिट बच गया, प्रॉफिट हमने नहीं बांटा। बाकी ये मतलब हेडिंग का नाम है रिजर्व्स एंड सरप्लस, जो कंपनी में इस्तेमाल की जाती है, हेडिंग 1 सब हेडिंग 2। चलिए सर जो एफडी कराते हैं उस पर टैक्स देना पड़ता है। एफडी पे जो आपको इंटरेस्ट की इनकम होती है ना, उस पर टैक्स देना पड़ता है। सर और जो शेयर से इनकम होती है उस पर भी टैक्स देना पड़ता है। शेयर से 2 इनकम होती है, एक तो डिविडेंड मिलता है हर साल, और दूसरा जब शेयर हम बेचेंगे और महंगा बेचा तो प्रॉफिट होगा। तो जो महंगा बेचते हैं उसे कैपिटल गेन कहते हैं, वो हमारी इनकम टैक्स में थर्ड हेडिंग कैपिटल गेन, उसके अंदर टैक्स होता है। डिविडेंड की जो इनकम होती है वो फिफ्थ हेडिंग अदर सोर्सेज की इनकम में टैक्स होता है। तो दोनों टैक्स है, दोनों इनकम। ठीक है जी, बोर्ड पर मैंने लिखा है सर रिजर्व 2 टाइप के हैं, जनरल रिजर्व, सॉरी रेवेन्यू रिजर्व और कैपिटल रिजर्व। और रेवेन्यू रिजर्व 2 टाइप के हैं, जनरल रिजर्व और स्पेसिफिक रिजर्व। समझते हैं जी, कोशिश करते हैं समझने की। अभी तो रिजर्व वर्ड का सर मीनिंग हमें क्लियर हो गया, इतना समझ में आ रहा है कि सर हम प्रॉफिट में से कुछ पैसा साइड में रख रहे हैं अपने खुद को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, फ्यूचर के लिए, किसी को देने नहीं। ठीक बात है। अब इन दोनों में क्या फर्क है जी, देखें। नोटिंग नहीं करनी है आपको, सिर्फ बोर्ड पे देखना है। जो पहली कैटेगरी है ना, वो सोर्स से बनाई गई है कि ये प्रॉफिट हुआ कहां से, रिजर्व बनाया कहां से। रेवेन्यू रिजर्व अपने जो सालाना इनकम है, जो नॉर्मल इनकम होती है, जो हर साल इनकम होती है, उसमें से हमने पैसा जोड़ा, सेव किया और उससे रिजर्व बनाया। रेवेन्यू रिजर्व ये। कैपिटल रिजर्व ये है जो नॉन रिकरिंग नेचर का प्रॉफिट होता है। नॉन रिकरिंग नेचर मतलब अकर मतलब होना, रीअकर मतलब बार बार होना, नॉन रिकरिंग मतलब जो बार बार नहीं होता, जो रेयर है। जो प्रॉपर्टी रखी थी सर गांव में पुरानी, अच्छे रेट बढ़ गए, उसको तो बेच दिया, अच्छा प्रॉफिट हो गया। ऐसे प्रॉफिट को हमने जोड़ दिया, कहीं सेविंग कर ली, उसकी एफडी कर दी, कुछ और सेविंग कर दी, वो कैपिटल रिजर्व। और हर महीने जो सैलरी मिल रही है उससे पैसा जोड़ रहा हूँ, वो रेवेन्यू रिजर्व। बिजनेस पे आता है सर, हम अकाउंटेंट हैं, प्रोप्राइटरशिप के हिसाब से बताओ तो प्रोप्राइटरशिप में सर प्रॉफिट हुआ 1 लाख, उसमें से 30,000 या 40,000 हमने जोड़ लिए फ्यूचर के लिए, तो रेवेन्यू रिजर्व। ठीक,
बिजनेस के अंदर कोई बिल्डिंग थी पुरानी, उसको हमने बेच दिया, बहुत अच्छा प्रॉफिट हो गया, ऐसा प्रॉफिट को बोलेंगे कैपिटल रिजर्व। समझ आ रही है बात? सिंपल सी बात है, प्रॉफिट जो आपको पता लगे कि ये वाला प्रॉफिट हुआ है, वो ऐसा प्रॉफिट है जो हर साल होता है, रिकरिंग नेचर का है, तो ऐसे प्रॉफिट को रिवेन्यू रिजर्व। ऐसा प्रॉफिट जो रेयर होता है, सालों में एक आध बार होता है, ऐसे प्रॉफिट को कैपिटल। ध्यान रहेगा। रिजर्व के दो टाइप, रिजर्व बेसिकली प्रॉफिट है जो फ्यूचर के लिए हम सेव कर रहे हैं, ओनर के लिए एसेट है, बिजनेस के लिए लायबिलिटी है। हम अकाउंटेंट बिजनेस के हैं, इसलिए इसको हमेशा लायबिलिटी बुलाएंगे। रेवेन्यू रिजर्व जो मेन प्रॉफिट से हुआ है, कैपिटल रिजर्व जो मेन प्रॉफिट से नहीं हुआ, किसी अदर सोर्स से हुआ। पढ़ते हैं एक बार। सेकंड टेबल बना रखी है कि टाइप्स ऑफ रिजर्व्स। रिजर्व दो बता रखे हैं इसके अंदर, रेवेन्यू रिजर्व और कैपिटल रिजर्व। पहले में लिखा हुआ है कि बेसिस के अंदर सोर्स, रेवेन्यू रिजर्व रेवेन्यू प्रॉफिट से बनता है, कैपिटल रिजर्व कैपिटल प्रॉफिट से बनता है। समझ में नहीं आया? ब्रैकेट में पढ़ें। रेवेन्यू प्रॉफिट का मतलब जो हर साल होता है, करंट ईयर का प्रॉफिट हुआ, जो मेन एक्टिविटीज है, जिस काम जो हम बिजनेस में काम करते हैं, फॉर एग्जांपल फर्नीचर बेच रहे हैं, उससे बेच करके प्रॉफिट हुआ। कैपिटल प्रॉफिट, प्रॉफिट विच वाज अर्नड फ्रॉम नॉन कोर एक्टिविटी। कोर मतलब मेन, जो हमारी मेन एक्टिविटी है, उससे प्रॉफिट नहीं हुआ। एग्जांपल दिया हुआ है, कोई फिक्स्ड एसेट थी, मशीन थी, बिल्डिंग थी, उसको बेच दिया, प्रॉफिट हो गया। डिस्ट्रीब्यूशन एज प्रॉफिट। सर सैलरी 50,000, 10,000 रुपये सेव कर ली इसमें से मैंने, अगले महीने मन करा तो खर्च कर 10,000 रुपये, वो पूरी छूट है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो बिल्डिंग बेची है हमने, उसमें जो बड़ा प्रॉफिट हुआ है, उसको हम बड़ी जगह इन्वेस्ट करते हैं, उसे हम घर खर्च में इस्तेमाल नहीं करते। ठीक बात है। तो कैपिटल रिजर्व में लिखा हुआ है कि अलाउड विद सर्टेन कंडीशंस, और इसमें लिखा हुआ है डिस्ट्रीब्यूशन एज ए डिविडेंड, मतलब घर खर्च के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। रेवेन्यू रिजर्व को तो बिना किसी कंडीशन के। कैपिटल रिजर्व हम घर खर्च के लिए प्रॉपर्टी बेची पुरानी गांव की, अब उस पैसे को हम घर खर्च के लिए इस्तेमाल नहीं करेंगे, उस पैसे को अलग के अलग सेव कर देंगे। लेकिन अब घर खर्च में यूज कर सकते हैं, लेकिन कुछ कंडीशंस होंगी उसके लिए। जैसे कि मान लीजिए जॉब चली गई लॉकडाउन के अंदर, घर खर्च चल ही नहीं रहा, तो उस केस में यूज कर सकते हैं उस पैसे को। ठीक बात है। ये जो कंडीशन वाली बात बता रखी है, वो बेसिकली कंपनीज के लिए है। कंपनी में क्या होता है ना कि जो बिजनेस चला रहा है वो कोई और पर्सन है, इसका पैसा लगा हुआ है वो कोई और पर्सन है, इसलिए हर चीज़ के लिए रूल्स एंड रेगुलेशंस बहुत ज़्यादा हैं। किसी भी प्रॉफिट को यूज़ करना है तो पूरी उसका हिसाब देना पड़ेगा, क्यों चाहिए इस प्रॉफिट को इस्तेमाल क्यों करना है, क्या ज़रूरत पड़ रही है, उससे कंडीशंस फॉलो करनी पड़ेंगी पहले कंपनी 2013 में, उसके बाद यूज़ कर सकते हैं। तीसरा है पर्पस। रेवेन्यू रिजर्व क्यों बना रहे हैं, मैं क्यों 10,000 रुपये सैलरी में से जोड़ रहा हूँ, टू स्ट्रेंथन द पोजीशन, ऊपर पढ़ा था हमने वाला पॉइंट। और कैपिटल रिजर्व क्यों जोड़ रहे हैं हम, प्रॉपर्टी बेची तो हमने अलग के अलग सेव कर दिया, क्योंकि बड़ा खर्चा आएगा। कोई इन जनरल जैसे कोई प्रॉपर्टी बेची तो बड़े खर्चे के लिए बेची जाती है, जैसे कि कोई घर में मेडिकल इमरजेंसी आ गई, या मैरिज करना है घर में किसी का, या एजुकेशन करनी है, हायर एजुकेशन के लिए पैसा चाहिए, मतलब एक बड़े कैपिटल लॉस के लिए कैपिटल रिजर्व यूज किया जाता है। ठीक बात है। एग्जाम्पल दिए हुए काफी सारे इसके, तो एग्जांपल पढ़ते हैं पहले। कैपिटल रिजर्व के अंदर प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, रिवैल्यूएशन पढ़ेंगे हम 12th क्लास में। एग्जांपल देखते हैं रेवेन्यू रिजर्व का। जनरल रिजर्व, वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। देखिए क्या है ये वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व। बहुत टाइप की कंपनियां ऐसी हैं जहाँ पर बिजनेस काम इस तरीके का होता है जहाँ पर ना चोट वगैरह लगती रहती है एम्प्लॉयज को, जैसे कंस्ट्रक्शन की कंपनीज हो गई, लेबर है, कहीं हाइट पे काम जाकर काम करना पड़ता है, और ऐसा काम होता है जो डेंजरस होता है, डेथ भी हो जाती है किसी की, या कोई गिर गया उसका हाथ पैर टूट गया, तो ऐसे केसेस के अंदर एम्प्लॉयज को जो है कंपनसेशन देना पड़ता है। जैसे हमारे घर में ओवरफ्लो डाला था तो काफ़ी हाइट पे काम हो रहा था, जो ठेकेदार था वो कहता भी एम्प्लॉयज को ध्यान रखो, क्योंकि अगर वो कह रहा है कि भाई एक बार एम्प्लॉय गिर गया था 10 लाख रुपए देने पड़ते उसकी फैमिली, तो बड़ा कंपनसेशन देना पड़ता है। कोई एम्प्लॉय तो अपनी गलती से कह रहा है ना, देखो क्या होता है, मालिक की क्या गलती है? जो ना गलती प्रूव करने की दिक्कत आती है। देखो उनका डाउट सही है कि सर अगर वर्कर काम कर रहा है हाइट पर और वो गिर जाता तो मालिक थोड़ा धक्का दिया उसको, खुद गिरा है भाई वो, मैं क्यों कंपनसेशन दूं, ध्यान से काम करो तुम। लेकिन इसमें जो इंडिया में देखो रूल है, जो जब भी सुनवाई होती है ना बॉस या एम्प्लॉय की, तो एम्प्लॉय की सुनी जाती है। उसका रीजन सिंपल सी बात है सर, पॉलिटिक्स है। भाई कंट्री के अंदर पॉपुलेशन किसकी ज्यादा, ओनर की कि एम्प्लॉयज की? एम्प्लॉयज की। वोट ज्यादा कहाँ से मिलेंगे? एम्प्लॉयज से। इसलिए जो रूल्स, जितने भी रूल्स हैं वो एम्प्लॉयज के फेवर है।
और अगर एम्प्लॉय ड्रिंक करके काम कर रहा हो तो बिल्कुल जी, देखिए इनका देखो आपका इसमें डिबेट चलने वाला है कि सर कंपनसेशन क्यों दे रहे हैं हम। तो देखिए जी, कंपनसेशन क्यों दे रहे हैं, जब भी हम वर्कर मिसहैपनिंग होती है तो वर्कर केस करता है एम्प्लॉयर पे कि जी आपके काम करते हुए वर्क की जगह पर कुछ मिसहैपनिंग अगर हुई है तो रूल बना हुआ है, लॉ बना हुआ है कि अगर वर्क की साइट पर वर्कर के साथ कोई भी मिसहैपनिंग होती है तो इसमें ओनर की जिम्मेदारी है कि उसको ध्यान रखना चाहिए था, पूरी केयर करनी चाहिए थी, सेफ्टी मेजर्स बरतने चाहिए थे। कोई भी वर्कर अपनी मर्जी से नहीं कूदेगा, अगर उसको गलत गिर गया है या उसको चोट लग गई है तो कहीं ना कहीं वर्किंग कंडीशन सही नहीं थी, उसको प्रॉपर प्रोटेक्शन नहीं पहना रखी थी, इस वजह से उसको चोट लगी है, इसलिए उसको कॉम्पनसेशन बनता है, लॉ ये है। अब हालांकि जैसे कि उन्होंने कहा सर ड्रिंक करके हो सकता है वो गिर गया हो, तो जब वो उसका इलाज हो रहा होगा तो उस टाइम अगर टेस्ट वगैरह में प्रूव हो जाए, उसके ब्लड में पता लग जाए कि उसने ड्रिंक कर रखी तो एम्प्लॉयर बच जाएगा, उसे कॉम्पनसेशन नहीं देना। ठीक बात है। सर लेबर से लड़ाई हो गई, सर एग्रीमेंट धक्का दे दिया। देखो कंपनसेशन मिलेगा कि नहीं मिलेगा ये अकाउंटेंट का रोल नहीं है। ठीक बात है, कोई अकाउंटेंट नहीं पूछेगा कि बर्दा कंपनसेशन दे के ना दे, वो कहेगा भाई मेरा काम है रिकॉर्डिंग करना, बॉस ये रहा एम्प्लॉय ये रहे, आपस में लड़ो और डिसाइड करो कि वो कंपनसेशन देना कि नहीं दे रहे हैं, तो मैं रिकॉर्डिंग उस हिसाब से करूंगा, नहीं दे रहे तो एंट्री हिसाब से करूंगा। ये लॉ सब्जेक्ट के अंदर पढ़ेंगे कि कंपनसेशन देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। मेरे एक नोन में है, वो गवर्नमेंट जॉब करते हैं, तो उनका घर पे पैर फिसल गया था जीने पर से और उनको काफ़ी चोट वगैरह लग गई, खर्चा आ गया था। तो उन्होंने क्या करा, जो उनके कलीग्स हैं ऑफिस के अंदर उनसे बातचीत करवा ली और ये प्रूव कर दिया कि ऑफिस की सीढ़ियों से गिरा था और सारा खर्चा जो इलाज का है वो गवर्नमेंट से मिल गया, मतलब उनको। सर कैमरे नहीं लगे हुए थे? हाँ जी, कैमरा नहीं कैमरे सीढ़ियों नहीं लगे हुए थे। तो बस तो ये रूल होता है। तो हम यहाँ पे क्या सीख रहे हैं सर, रेवेन्यू रिजर्व, कि हर साल मान लीजिए हमारी कंपनी के अंदर 2-4 एम्प्लॉयज को चोट लग जाती है और वर्कर को पैसे देने पड़ जाते हैं, कॉम्पनसेशन देना पड़ जाता है ओनर को, तो ओनर अभी से ही थोड़ा थोड़ा पैसा सेव करना शुरू कर लेता है, ये हाथ टूटने पे, पैर टूटने पे, ये इन चीज़ों पर। तो वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व इस नाम से रिजर्व बनाया जाता है इसी काम पे। ठीक है सर, जैसे अगर बाई चांस कोई ड्रिंक करके ट्रक चला रहा हो और तो उसकी गलती से ट्रक को भी नुकसान हो गया तो एम्प्लॉय को पैसे देने पड़ेंगे। हाँ जी, ये रियलिटी जो मेरी जो पूर्वज हैं, जो दादाजी हैं मेरे, उनका काम सीमेंट सप्लाई का था। तो ट्रैक्टर थे हमारे जो सीमेंट सप्लाई करके जाते थे, तो एक बार जो ड्राइवर था वो फ्लाईओवर से गिर गया सीमेंट के साथ, ट्रक के साथ, और ना सीमेंट बचा ना वो बचा। नुकसान ना वाले। तो जितना भी अर्न किया था उस बिजनेस से सबका सब कॉम्पनसेशन में चला गया, फिर दिल्ली आए छोड़ करके सब काम। ये रियलिटी है। तो इसमें कोई मिस्टेक नहीं बता सकते कि जिसकी डेथ हो गई उससे पूछें, उठाए थे पूछें कि कॉम्पनसेशन उसकी फैमिली को देना पड़ेगा। मतलब वर्कर के साथ कुछ भी हो ड्यूरिंग बिजनेस आवर्स तो गलती ओनर की ही है, ओनर को कॉम्पनसेशन देना। लेकिन सर गलती तो उसी की होगी ना जो चला रहा था फ्लाईओवर से, वो अपनी गलती से ही गिर सकता है ना। रूल यही है इंडिया के अंदर, बस क्या करें। सर ये भी तो है ना, अगर एक्सीडेंट छोटी गाड़ी से भी हो तो भी बड़ी गाड़ी को देना पड़ता है। हाँ। आगे बढ़ रहे हैं जी हम, टाइप्स ऑफ रेवेन्यू रिजर्व। यहां से देखें, तो समझ में आ गया कि रिजर्व क्या होता है, फ्यूचर के लिए प्रॉफिट जोड़ना रिजर्व है। समझ में आ गया कि रेवेन्यू रिजर्व क्या है, कैपिटल रिजर्व क्या है। रेवेन्यू रिजर्व जो हम सालाना आमदनी से पैसा जोड़ रहे हैं वो रेवेन्यू रिजर्व है, और एक ऐसी इनकम जो रेयर है, जो कभी कभार सालों में हो जाती है, उससे पैसा जोड़ रहे हैं तो वो कैपिटल रिजर्व। ठीक, अब जो सालाना इनकम से हम पैसा जोड़ते हैं वो दो टाइप से पैसा जोड़ सकते हैं, स्पेसिफिक रिजर्व और जनरल रिजर्व। स्पेसिफिक रिजर्व किसी स्पेसिफिक काम के लिए हम पैसा जोड़ रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल आप कई स्टूडेंट्स होते हैं पैसा जोड़ रहे हैं कि मुझे नया मोबाइल लेना है महंगा सा, या फिर मुझे बाइक लेनी है, उसके लिए अगर आप पैसा जोड़ रहे हैं तो स्पेसिफिक रिजर्व है। और एक है कि आप पैसा जोड़ रहे हैं, आपकी हैबिट है पैसे जोड़ने की, और वो तो जनरल रिजर्व है। जनरल रिजर्व मतलब जनरल है, कोई स्पेसिफिक पर्पस नहीं है, और स्पेसिफिक है कि आप स्पेसिफिक काम के लिए जोड़ रहे हैं। तो वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व, ये कौन से वाला रिजर्व हुआ, ये स्पेसिफिक रिजर्व हुआ। ठीक बात है।
पढ़ते हैं जी एक बार। जनरल रिजर्व के अंदर मुझे दिया हुआ टेबल के नीचे टाइप्स ऑफ रेवेन्यू रिजर्व में जनरल रिजर्व, स्पेसिफिक रिजर्व। जनरल रिजर्व के अंदर आ गए अमाउंट सेट असाइड आउट ऑफ प्रॉफिट नॉट फॉर एनी स्पेसिफिक पर्पस, एग्जांपल जनरल रिजर्व। स्पेसिफिक रिजर्व में पढ़ रहे हैं अमाउंट सेट असाइड आउट ऑफ प्रॉफिट फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस, इट कैन बी यूटिलाइज्ड फॉर दैट स्पेसिफिक पर्पस ओनली, एग्जांपल दिया हुआ है। नेक्स्ट है जी सीक्रेट रिजर्व, ध्यान से देखिए। तो 10 लाख की बिल्डिंग खरीदी, मार्केट में इसकी वैल्यू 15 लाख हो गई है, लेकिन हमारे चैप्टर नंबर 3 में हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट के हिसाब से हम इसको 10 लाख पर ही दिखाते रहेंगे, ठीक बात है, कॉस्ट पर दिखाते रहेंगे। तो देखिए कहीं ना कहीं हम एक छुपा हुआ प्रॉफिट रख रहे हैं, क्योंकि बिल्डिंग हम दिखा 10 की रहे, मार्केट में 15 की चल रही है, जैसे ही बेचेंगे प्रॉफिट होगा 5 का। तो एक ऐसा रिजर्व जो हम मतलब पर्पसली बना नहीं रहे, कोई एंट्री पास नहीं कर रहे रिजर्व की हम, लेकिन अपने आप एक रिजर्व क्रिएट हो रहा है, अपने आप ही एक प्रॉफिट क्रिएट हो रहा है फ्यूचर के लिए, ऐसे को हम सीक्रेट रिजर्व कहते हैं। एग्जांपल है इसका कि एसेट्स को अंडर वैल्यूड करना, कम वैल्यू पे शो करना। पढ़ना जी सीक्रेट रिजर्व में, इट इज अ रिजर्व द एग्जिस्टेंस ऑफ व्हिच इज नॉट डिस्क्लोज्ड, बैलेंस शीट में फाइनल अकाउंट में कहीं डिस्क्लोज्ड कहीं दिखता नहीं है ये। इट इज आल्सो कॉल्ड हिडन रिजर्व, छुपा हुआ है। इट इज क्रिएटेड बाय शोइंग द एसेट्स एट अ लोअर अमाउंट, कम अमाउंट पर शो करना एसेट को, तो अपने आप रिजर्व बन जाता है, सीक्रेट रिजर्व होता है। सही है जी। देखिए अगर आप पैसे जोड़ रहे हैं और अपने पास ही रख रहे हैं तो उसको रिजर्व बोलेंगे। अगर आप पैसे जोड़ रहे हैं और सोचते हैं कि घर में तो पैसा उतना ही रहेगा, बढ़ेगा थोड़ी ना, अगर मैं इसको कहीं इन्वेस्ट करूं, शेयर्स खरीदूं या एफडी कर दूं या गोल्ड खरीद लूं इसका, तो पैसा बढ़ेगा। अ इन्वेस्टेड रिजर्व इज कॉल्ड रिजर्व फंड। रिजर्व और रिजर्व फंड दोनों एक ही बात है, इतना सा फर्क है बस कि अगर आप पैसा जोड़ करके अपने पास ही रख रहे हैं तो वह रिजर्व ही कहलाएगा, अगर आप रिजर्व का पैसा जोड़ने के बाद उसे कहीं और इन्वेस्ट कर रहे हैं तो वह रिजर्व फंड कहलाएगा। पढ़ते हैं रिजर्व फंड क्या है। इन्वेस्टेड रिजर्व्स आर टर्म्ड एज रिजर्व फंड। If reserves are invested in outside the business, the reserve is known as reserve fund. सही है नहीं? देखते हैं एमसीक्यू क्वेश्चन, वहीं पर है अभी। पहला लिखा हुआ है प्रोविजन इज मेंटेन्ड फॉर नॉन लायबिलिटी, लायबिलिटी पता है बट अमाउंट कैन नॉट बी डिटरमाइंड, अमाउंट नहीं पता। ठीक है प्रोविजन जी, अभी के लेटर का क्वेश्चन तो यही है। प्रेजेंट लाइबिलिटी ऑफ अनसर्टेन अमाउंट, लाइबिलिटी अभी देनी है, अमाउंट नहीं पता, विच कैन बी मेजर्ड, हम लेकिन कैलकुलेट कर सकते हैं रिलायबली बाय यूजिंग अ सब्सटेंशियल डिग्री ऑफ एस्टिमेशन, कोई ना कोई एस्टिमेशन लगा करके, लास्ट ईयर का देख लिया या पिछले महीने का देख लिया, तो क्या नाम देते हैं जी इसको, प्रोविजन नाम देते हैं जी, ए ऑप्शन। सेकंड क्वेश्चन पर आगे जी, प्रोविजंस फॉर कॉन्टिजेंसीज आर not made in respect of dash since they do not relate to a situation existing at the balance sheet date। क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है कि इन प्रोविजन को हम नहीं बनाते, कौन से वाले को, ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है जी अनस्पेसिफिक बिजनेस रिस्क, जो रिस्क हमें पता ही नहीं, जैसे प्रूडेंस कॉन्सेप्ट ने सिखाया है कि फ्यूचर में होने वाले लॉस को भी रिकॉर्ड कर लो, लेकिन कोई लॉस हमें पता ही नहीं है। फॉर एग्जांपल अप्रैल में लॉस बाय फायर हुआ है, आपको दाम आग लगी 20 अप्रैल को, अभी मार्च में पहले कैसे रिकॉर्ड कर लो, तुमको ना पता आग लगने वाली, लगने नहीं देते। जो लॉस का हमें आइडिया है कि हो सकता है, जैसे कि बैड डेट्स है, हमें पास्ट एक्सपीरियंस से आइडिया है कि लगभग इतने पैसे लोग मार लेते हैं, उसको रिकॉर्ड कर सकते हैं। ठीक बात है, ये ऑप्शन आ गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, प्रोविजन और कॉन्टिजेंट लायबिलिटी में इनमें से कौन सा डिफरेंस नहीं है। ऑप्शन नंबर 3 पढ़ेंगे, सी पढ़ेंगे जी, प्रोविजन मेजर नहीं हो सकता, कॉन्टिजेंट लायबिलिटी मेजर हो सकती है। गलत लिखा है जी, प्रोविजन मेजर हो सकता है, तभी कैलकुलेशन होती है इसकी, तभी रिकॉर्डिंग होती है इसकी। ठीक बात है। क्वेश्चन नंबर 4 पे आ गए जी, इनमें से कौन सा प्रोविजन नहीं है। एबीसीडी में चारों में बहुत लंबी लंबी लाइन लिखी हुई है, उन लाइनों को मैंने शॉर्ट में ग्रीन कलर से लिखा हुआ है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है
अमाउंट सेट असाइड फॉर अननोन लायबिलिटी, प्रोविजन के लिए क्या था, नोन लायबिलिटी, और यहाँ पे लिखा है अननोन लायबिलिटी, तो कॉन्टिजेंट हुआ, प्रोविजन नहीं हुआ। सी ऑप्शन आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा है रिजर्व्स अराइजिंग फ्रॉम कैपिटल रिसीट्स, कैपिटल रिजर्व जो लॉन्ग टर्म वाला होता है, जो मेन बिजनेस से नहीं होता। 6 क्वेश्चन, रिजर्व किसका पार्ट है जी, ओनर का ही पैसा है, उसने यहीं पे छोड़ रखा है। ऑप्शन नंबर ए, पार्ट ऑफ प्रोप्राइटर्स इक्विटी मतलब कैपिटल। प्रोप्राइटर इक्विटी वर्ग माने मीनिंग में लिखा हुआ है। 7 क्वेश्चन, प्रोविजंस किस लिए बनाया जाता है, ऑप्शन ढूंढो। एस्टिमेटेड अमाउंट, लायबिलिटी होने चाहिए। ऑप्शन नंबर ए में तो लिखा है कि अमाउंट नोन है, अमाउंट नोन है तो वो प्रोविजन क्यों होगा, वो तो नॉर्मल लायबिलिटी हो जाएगा, तो बी ऑप्शन रहेगा जी। लायबिलिटी है और अमाउंट एस्टीमेट अंदाजे से पता। 8 पॉइंट में प्रोविजन ढूंढो कौन सा है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, मतलब चार्ज मतलब कंपलसरी एक्सपेंस, ऑप्शनल नहीं होता मतलब, है ना। क्वेश्चन नंबर 9 में लायबिलिटी नोन है, अमाउंट अननोन है, इसी को प्रोविजन कहते हैं, ठीक है। 10th में जी लायबिलिटी नोन है, अमाउंट भी नोन है, नॉर्मल लायबिलिटी है फिर तो ये ए ऑप्शन। 11 इनमें से कौन सा गलत है, सी ऑप्शन पढ़ेंगे जी। एन एप्रोप्रिएशन मेड फॉर पेमेंट ऑफ टैक्स स्टिल टू बी असेस्ड इज एन एग्जांपल ऑफ रिजर्व। टैक्स के पैसे देने हैं तो कंपलसरी होता है, देने ही होते हैं, तो रिजर्व थोड़ी ना है, तो प्रोविजन का एग्जांपल है, गलत हो गया। ट्रू फॉल्स पे आ गए जी। रिजर्व स्पेसिफिक भी हो सकता है और जनरल भी हो सकता है, सही है। रिजर्व लायबिलिटी साइड में आएगा, सही है, क्योंकि ओनर का पैसा है, वो लायबिलिटी होती है बिजनेस के लिए। कैपिटल रिजर्व्स आर नॉट फ्रीली डिस्ट्रीब्यूटेड, पढ़ा था हमने। रेवेन्यू रिजर्व तो फ्री है, हमने अपने हर साल के प्रॉफिट से पैसा जोड़ा हुआ, जो मर्जी करें। कैपिटल रिजर्व रेयर पैसा है, तो रेयर काम के लिए इस्तेमाल करेंगे। रिजर्व आर नॉट द आइटम ऑफ ओनर्स इक्विटी, फॉल्स हो गया ये, ओनर का खुद का पैसा होता है वो। 5th सीक्रेट रिजर्व को डिस्क्लोज किया जाता है बैलेंस शीट में, डिस्क्लोज नहीं किया जाता, वो अपने आप बन जाते हैं। 6th स्पेसिफिक रिजर्व कैन बी क्रिएटेड फॉर एनी पर्पस, सही है जी, चाहे वर्कर कॉम्पेंसेशन के लिए हो, किसी भी काम के लिए हो। 7th जनरल रिजर्व इज क्रिएटेड टू मीट कॉन्टिजेंट लायबिलिटी, कोई लायबिलिटी फ्यूचर में हो सकती है, श्योर नहीं है, हमें पता नहीं है, जनरल रिजर्व उसी के लिए तो हो गया भाई, आज मैं अगर फ्यूचर में पैसा जोड़ रहा हूँ, स्पेसिफिक पर्पस नहीं है, जनरल रिजर्व जोड़ रहा हूँ, कोई ना कोई फ्यूचर में ऐसी नीड आ सकती है, तो कॉन्टिजेंट है वो, सही। 8th रिजर्व रेवेन्यू रिजर्व्स आर क्रिएटेड आउट ऑफ रेवेन्यू प्रॉफिट, जो हर साल का एनुअल प्रॉफिट होता है उसमें से, सही लिखा है। फिल इन द ब्लैंक्स पर आ गए जी हम। पहला रिजर्व्स अराइजिंग फ्रॉम कैपिटल रिसीट्स आर कैपिटल रिजर्व्स, प्रोविजंस आर द डैश ट्रांजैक्शन। देखो इंटरनल एक्सटर्नल क्या है, एक्सटर्नल मतलब किसी बाहर वाले पर्सन से हम डील कर रहे हैं, जैसे कि परचेज में कोई हमारे पास सप्लायर होगा, सेल में बायर होगा, रेंट में लैंडलॉर्ड होगा या टेनेंट होगा, कोई बाहर में कोई पर्सन होगा ना बाहर का। प्रोविजन एक ऐसी वर्ड है जहां हम इंटरनल खुद ही रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी का बिल आ सकता है, अभी से रिकॉर्डिंग करने बैठे, एक्सटर्नली कोई पर्सन नहीं, तो ये इंटरनल ट्रांजैक्शन, ठीक है। जैसे आपकी सेल्फ स्टडी इंटरनल है और कोचिंग एक्सटर्नल हो गई, सही। 3rd पॉइंट, अ प्रोविजन इज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, सबसे पहले नहीं थी। 3rd पॉइंट में लिखा होता है रिजर्व इज अ एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, है ना। 5th पॉइंट, अमाउंट डिटरमाइन नहीं हो सकता, लायबिलिटी नोन है, क्या हुआ फिर ये प्रोविजन हुआ। 5th पॉइंट में लायबिलिटी नोन है और अमाउंट भी नोन है, तो लायबिलिटी हो गया नॉर्मल। चलिए स्टार्ट करेंगे डेफिनेशन चैप्टर नेक्स्ट क्लास में।